refining, we have seen distillation, liquefaction, electrolysis, zone refining, and vapor phase refining, chromatographic method. So among three, we have learned three things: distillation, liquefaction, and electrolysis. Today we learn about zone refining, vapor phase refining, chromatographic methods. Okay, so zone refining, इसमें क्या होगा कि this method is based on the principle that the impurities are more soluble in the melt than in the solid state of the metal. मतलब जो impurities है वो आपको एक जगह क्या करते हैं कि impurity ज़्यादा वो घुलता है, ज़्यादा वो गलता है ना, तो वो ज़्यादा सोल्यूबल है, और जो प्योर मेटल होता है वो थोड़ा सॉलिड स्टेट में होता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इम्प्यूरिटीज़ है उसी का यहाँ पर मेन रोल है. तो यहाँ पर क्या करते हैं कि मोबाइल हीटर लेते हैं. ये देखो मोबाइल हीटर है, मेटल रॉड ये घूम रहा है इधर से उधर. तो मोबाइल हीटर ले लिए, और ये मोबाइल हीटर जो है चारों तरफ से इम्प्यूरिटी मेटल से घिरा हुआ है ना. मोबाइल हीटर इज सराउंडिंग द रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल, है ना. इम्प्योर मेटल है, और वो इम्प्योर मेटल जो है एक रॉड के मोबाइल हीटर के चारों तरफ वो जो इम्प्योर मेटल है वो घिरा हुआ है ना, इस तरह से कवर किया हुआ है. तो जो है, और ये इम्प्योर मेटल जो है एक एंड पे फिक्स होता है, एक एंड पे इसको फिक्स कर दिया जाता है. तो मोल्टेन जोन जो है इस हीटर के थ्रू जाता है, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका मूव करता है. फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करेगा, जैसे इंडक्शन कॉइल हीटर मूविंग है सोन, ये ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, ये मूव करता जाएगा. तो इसमें क्या होगा कि जो मोल्टेन जोन है वो आपको हीटर के अलॉन्ग उसके आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और जैसे जैसे हीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा प्योर मेटल जो है क्रिस्टलाइज हो जाएगा, है ना, और मेल्ट जो है उसके पीछे का जो गला हुआ है वो पीछे चला जाएगा, जो मेल्ट है वो लेफ्ट बिहाइंड, है ना. तो जो प्योर मेटल है दैट विल बी क्रिस्टलाइजेज आउट एंड मेल्ट विल लेफ्ट बिहाइंड, इस तरह से. तो इम्प्यूरिटी पास ऑन इनटू एडजेसेंट न्यू मोल्टेन जोन, इस तरह से इम्प्यूरिटी जो है वो न्यू मोल्टेन जोन में पास कर जाता है. और ये प्रोसेस जो है वो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, बार बार इसको क्या किया जाता है कि आगे किया जाता है, और एवरी टाइम जो प्योर मेटल है दैट इज क्रिस्टलाइज आउट, है ना. प्योर मेटल क्या होगा, क्रिस्टलाइज आउट, एंड द मोल्टेन वन इज लेफ्ट बिहाइंड. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, है ना, बार बार इसको रिपीट किया जाएगा. सो इम्प्यूरिटीज गेट कंसंट्रेटेड एट वन एंड. तो क्या होगा, जितना भी है इम्प्यूरिटीज दैट इम्प्यूरिटीज वेर लेफ्ट बिहाइंड, वो सब एक जगह कंसंट्रेटेड हो जाएंगे. दे ऑल बी कंसंट्रेटेड एट वन एंड, गॉट इट, दे ऑल बी कंसंट्रेटेड एट वन एंड. सो दिस एंड इज कट ऑफ, इसको बाद में हटा लिया जाता है ना. यानी कि इम्प्यूरिटीज जो है दैट इम्प्यूरिटी विल बी कलेक्टेड वन साइड, और उसको क्या है सेवरल टाइम्स वो कलेक्टेड होता जाएगा. एक समय आएगा कि वहाँ पर जब जमा हो गया तो उसको कट करके हटा देंगे. ठीक है, आए समझ में, जैसे ऐसे पूरा ऐसे इम्प्यूरिटीज़ यहाँ जमा कर लिए और बाद में इसको हटा दिए, तो केवल हमारे पास प्योर बचा. तो इम्प्यूरिटीज गेट कंसंट्रेटेड एट वन एंड एंड दिस एंड इज कट ऑफ. दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में ये सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में ये मेथड बहुत यूजफुल होता है. जैसे सेमीकंडक्टर के कुछ नाम लूँगा मैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, इंडियम. जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, इंडियम. ओके, दीज आर योर सेमीकंडक्टर. तो ये हो गया जोन रिफाइनिंग. जोन रिफाइनिंग में अगर कोई पूछे तो क्या बोलना है कि जो इम्प्यूरिटीज़ होता है मेटल का, उसको क्या करते हैं कि रॉड के चारों तरफ लपेट दिया जाता है, और फिर उसके बाद एक मूवेबल हीटर के पास रख दिया जाता है ना, और उसको आगे की तरफ घुमाते हैं. मूवेबल हीटर को आगे की तरफ रोल करते हैं. तो उससे क्या होता है, जो बढ़िया वाला प्योर मेटल है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, आउट हो जाएगा, और जो इम्प्यूरिटीज़ है वो एक जगह जमा होता जाएगा. ये प्रोसेस बार बार रिपीट करेंगे, इम्प्यूरिटीज जमा हो जाएगा. इम्प्यूरिटीज एक जगह जमा हो जाएगा,
और जब इम्प्योरिटीज एक जगह जमा हो जाएगा तो दैट विल बी कट ऑफ लेटर, है ना, उसको बाद में हटा लेंगे काट करके। तो ये मेथड बहुत यूजफुल है सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में। सेमीकंडक्टर में आपको जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम और इंडियम आता है, ठीक है। तो ये हो गया जोन रिफाइनिंग मेथड। क्या हो गया? जोन रिफाइनिंग मेथड। नेक्स्ट इज आर vapor phase refining. Vapor phase refining. So here only vapor will take place, you know, vapor will play a role. So here in this method, in this method, metal is converted into its volatile compound. So metal, whatever the metal we will have, that will be converted into vapor. That will be converted into vapors. Okay. So this is what volatile compound. Metal is converted into volatile compound which is collected and decomposed to give pure metal. तो यहाँ पर जो मेटल है उसको हम लोग क्या करते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज करेंगे और उसको एक जगह जमा करेंगे, है ना, कलेक्ट करेंगे, एंड देन इसको बाद में डिकम्पोज करेंगे, ओके, जिससे कि हमको प्योर मेटल मिल जाए। एक जगह मैंने बताया कि इसको एक जगह आप क्या करिए कि जमा कर दीजिए वोलेटाइल कंपाउंड के फॉर्म में, और फिर बाद में उसको जो है डिकम्पोज करके प्योर मेटल निकाल लीजिए, ठीक है। सो टू रिक्वायरमेंट्स आर हियर, देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स। अब ये ऐसा करने के लिए, जो वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज करने के लिए हमारे पास दो रिक्वायरमेंट होता है। पहला है कि मेटल शुड फॉर्म ए वोलेटाइल कंपाउंड। मेटल शुड फॉर्म ए वोलेटाइल कंपाउंड विथ एन अवेलेबल रिएजेंट, यानी एक सुटेबल रिएजेंट हो जाएगा तो उस समय हम लोग क्या करेंगे कि मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल कंपाउंड, है ना, वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला आपको रिक्वायरमेंट। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, वी नीड सुटेबल रिएजेंट टू मेक द मेटल वोलेटाइल कंपाउंड, ओके, दिस इज। सेकेंड इज व्हाट, वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजीली डिकम्पोज। फर्स्ट we should have volatile compound with suitable reagent, right, and second is what, we have to decompose the volatile compound. So the volatile compound should be decomposed easily, and to recover it easily, so that we can recover it easily. Clear? So two requirements are there, metal should be volatile compound, and second is what, volatile compound should be decomposed, okay, easily. So we are having some following example for this to illustrate this technique. First we have Mond process for refining nickel. So nickel को refining करने के लिए we are having Mond process. So in this process nickel is heated in the stream of carbon monoxide forming a volatile complex named as nickel tetracarbonyl. Here we have a nickel. So nickel is first, उसको क्या करते हैं कि stream of carbon monoxide, निकल को लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड का पूरा स्ट्रीम है, उसमें भाप फेंका जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, है ना, स्ट्रीम, उस निकल के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड का पूरा भाप फेंका जाता है। सो निकल इज हीटेड इन ए स्ट्रीम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिंग वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स, और ये वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स का नाम होगा निकल टेट्राकार्बोनिल, निकल टेट्राकार्बोनिल। तो ये क्या करते हैं, निकल लिए, उसके ऊपर आपको स्ट्रीम पास किए कार्बन मोनोऑक्साइड का, और उसके बाद आपको वोलेटाइल कंपाउंड बन जाता है। उस वोलेटाइल कंपाउंड का नाम है टेट्राकार्बोनिल। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज डिकम्पोज एट हायर टेम्परेचर टू ऑब्टेन प्योर मेटल। अब ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स जो है, मैंने वोलेटाइल कंपाउंड हमारा रेडी हो गया, अब उसको डिकम्पोज करना है। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज डिकम्पोज एट हायर टेम्परेचर टू ऑब्टेन प्योर मेटल। तो ये डिकम्पोज करेंगे हायर टेम्परेचर पे, है ना, ताकि प्योर मेटल वी कैन ऑब्टेन। तो हम लोग इससे प्योर मेटल हम लोग को अब मिलेगा। तो निकल को लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 330 टू 350 केल्विन पर हम लोग इसको हीट करते हैं, इससे हम लोग को वोलेटाइल कंपाउंड मिल गया, निकल टेट्राकार्बोनिल, निकल टेट्राकार्बोनिल मिल गया। अब ये निकल टेट्राकार्बोनिल जो है 450 टू 470 केल्विन पे इसको हीट करेंगे तो निकल सेपरेट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, ओके। तो ये निकल जो होगा, दिस निकल विल बी प्योर, ये इम्प्योर निकल है और ये प्योर निकल है ना। पहले हम लोग को याद रखना है कि हम लोग को वोलेटाइल कंपाउंड बनाना है,
उसके बाद उस वोलेटाइल कंपाउंड को डिकम्पोज करना है, यही 2 रिक्वायरमेंट रखना है, ठीक है, किसमें, मॉन्ड प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग में, ठीक है, क्लियर। सो हियर द वन आर्केल मेथड फॉर रिफाइनिंग जिरकोनियम और टाइटेनियम, तो ये हुआ मॉन्ड प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग निकल, एंड उसके बाद है हम लोग का वैन आर्केल मेथड फॉर रिफाइनिंग जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। तो हमारे पास जो है वैन आर्केल मेथड हम लोग लेंगे, तो दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर रिमूविंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, okay, that is present as a impurity into the compound into the metal like zinc. So zirconium or titanium, so zirconium and titanium having impurities like oxygen and nitrogen, okay, so we should remove this oxygen and nitrogen by a process. So we will follow one process, that is one Van Arkel method, okay. So what is happening in this one, the crude metal is heated, okay, in a evacuated vessel, एक खाली वेसल्स में उसको क्या करेंगे कि ये जो क्रूड मेटल है ना, जो क्रोमियम है, जिरकोनियम और जो टाइटेनियम है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि हीट करेंगे। इसमें ऑक्सीजन है और इसमें आपको नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट एज अ इम्प्यूरिटीज इनसाइड जिरकोनियम एंड टाइटेनियम, ओके। तो जिरकोनियम और टाइटेनियम को क्या करेंगे कि एक इवैक्यूएटेड वेसल में आयोडीन के साथ, okay, with the iodine we will just heat it, okay. So we will put the zirconium and titanium with iodine in a evacuated chamber, okay, evacuated chamber में उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा, मेटल आयोडीन बीइंग मोर कोवेलेंट, सो मेटल आयोडीन जो होता है वो कोवेलेंट नेचर का होता है, राइट, है ना। वी आर हैविंग 4 हैलाइड्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो ये क्या होगा कि आयोडीन, मेटल आयोडाइड बीइंग मोर कोवेलेंट, तो मेटल आयोडाइड जो होता है वो व्हाट क्या, कोवेलेंट, या, तो ये वोलेटाइल, इजीली वोलेटाइल हो जाता है। सो हियर यू आर हैविंग जिरकोनियम एंड आयोडीन, तो ये दोनों का मिक्सचर है, तो जिरकोनियम एंड आयोडीन मिल करके आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जो कि जिरकोनियम आयोडाइड यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यानी मेटल आयोडाइड हमारा कोवेलेंट नेचर का होता है, वो इजीली वोलेटाइल हो जाता है ना, इजीली वोलेटिलाइज हो जाता है। नाउ जब हमारा मेटल आयोडाइड मिल गया, व्हेन वी गॉट मेटल आयोडाइड, सो तो देन we should go for decomposition. So here the metal iodide is decomposed on a tungsten filament, किसमें, टंगस्टन फिलामेंट में इसको डिकम्पोज कर देंगे, और इलेक्ट्रिसिटी हीटेड टू अबाउट 1800 केल्विन, सो प्योर मेटल डिकम्पोजेज ऑन द फिलामेंट, ओके। सो मेटल आयोडाइड जो हम लोग को मिला उसको डिकम्पोज करने के लिए हम लोग टंगस्टन का फिलामेंट पे उसको रख करके और उसके ऊपर हीट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जिससे कि वो टंगस्टन हीट हो जाता है, और टंगस्टन जो है अप टू 1800 केल्विन तक हीट होता है। उसके बाद जो प्योर मेटल है वो डिपोजिट हो जाता है टंगस्टन पर ही। सो द प्योर मेटल इज डिपोजिटेड ऑन द टंगस्टन फिलामेंट इटसेल्फ, ओके। सो हियर जिरकोनियम आयोडाइड that is separated from each other, that is zirconium will be one side and iodine will be another side, okay. So here zirconium में क्या हो गया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इम्प्यूरिटीज के तौर पे मिक्स होता है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जिरकोनियम को आयोडीन के साथ मिला देंगे, मिला करके उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद इवैक्यूएटेड चैम्बर में उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वो क्या होगा, कब को जिरकोनियम आयोडाइड बना देगा। अब जिरकोनियम आयोडाइड को हम लोग डिकम्पोज करना है, वी हैव टू डिकम्पोज इट, तो उसके लिए टंगस्टन फिलामेंट पे उसको रख करके उसको हीट कर देंगे 1800 केल्विन पे, तो वो हमारा प्योर जिरकोनियम मिल जाएगा, आयोडीन अलग हो जाएगा। बात समझ में आ गया। सो यहाँ पर पहला है, जैसे कि मैंने निकल के लिए बात किया, निकल के लिए मॉन्ड प्रोसेस है, और जिरकोनियम के लिए हमारे पास वैन आर्केल मेथड है, ठीक है, वैन आर्केल मेथड है, ये जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए है। बात समझ में आ गया। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में हम लोग को क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दीजिए फर्स्ट, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा तो उसको डिकम्पोज कर दीजिए और प्योर मेटल ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें पहला है मॉन्ड प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस में हम लोग देखें कि क्या किए कि हमारे पास जो निकल था उसमें हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड पास किए, तो निकल जो है टेट्रा कार्बोनिल बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब उसको डिकम्पोज करते हैं, तो डिकम्पोज हाई टेम्परेचर पर ले जाके करेंगे तो उसमें निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा, इस तरह से प्योर मेटल मिल जाएगा, है ना, प्योर निकल मिल जाएगा। और जिरकोनियम में आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो इम्प्यूरिटीज के रूप में है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन के साथ एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में डाल के हीट कर देंगे, राइट। तो उससे हमको क्या मिलेगा, जिरकोनियम
आयोडाइड का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा उसको, देन विल डिकम्पोज इट, है ना, बाय मिक्सिंग, डिकम्पोज इट ऑन पुटिंग ऑन टंगस्टन फिलामेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर 18 अप टू 1800 केल्विन तक उसको हीट करेंगे, देन विल गेट अ zirconium, okay, filament. That zirconium will be deposited on the tungsten filament itself. So this was happening, vapor phase refining. This was happening in vapor phase refining. Now we are having chromatographic method. Chromatographic method. In this chromatographic method, okay, this is based on the different components of mixture are absorbed to different extent or different or an absorbent. तो ये क्या करता है, इसमें आपको एब्जॉर्बेंट और कितना मिक्सचर हमारा एब्जॉर्ब हुआ है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, यानी डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट मिक्सचर कितने हमारे एब्जॉर्ब हुए हैं और कितने एब्जॉर्बेंट उसके कितनी मात्रा है उस पर डिपेंड करता है. तो मिक्सचर इज पुट ऑनटू अ स्टेशनरी फेज विच मे बी अ सॉलिड और ए लिक्विड. जो ये मिक्सचर होता है उसको एक स्टेशनरी फेज में रखा जाता है, दैट कुड बी सॉलिड और लिक्विड. तो प्योर सॉल्वेंट मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और गैस इज अलाउड टू मूव प्योर स्लोली ओवर अ स्टेशनरी फेज. यहाँ क्या करते हैं कि प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं और मिक्सचर जो है हमारा सॉल्वेंट और गैस का भी हो सकता है ना, मिक्सचर और सॉल्वेंट का भी हो सकता है. तो यू ए प्योर सॉल्वेंट and a mixture of solvent or gas is allowed to move slowly over the stationary phase. स्टेशनरी फेज के ऊपर ये जो गैस है मिक्सचर है इसको धीरे धीरे पास कराया जाता है. इससे क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट के पास अलग अलग आपको क्या होते हैं, उनके अलग अलग जो वो आपको जो फेज होते हैं, सो दे विल बी गेट सेपरेटेड ग्रेजुअली, है ना, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एज द मूविंग फेज मूव्स. जैसे जैसे मूविंग फेज अलग अलग फेज जो आपको उसमें इम्प्यूरिटीज़ के रूप में है ना, तो जब उसको आपको पास कराना होता है धीरे धीरे आप ग्रेजुअली इसको पास कराएंगे तो वहाँ पर आपको ये क्या होंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे, ठीक है. दे विल बी मिक्सचर विल बी सेपरेटेड आउट. क्लियर. तो सिंपली आपको क्या करना है, एक सॉल्वेंट बनाना है मिक्सचर का या गैस का, और उसमें प्योर सॉल्वेंट को एक स्टेशनरी फेज के ऊपर धीरे धीरे उसको पास कराएंगे. धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे दे विल मूव दे विल बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम ईच अदर. सो एज द मूविंग फेज मूव्स, है ना, तो ये आपको इस तरह से मूव करेगा. यहाँ पर क्रोमेटोग्राफिक जो है बहुत सारे टेक्निक है. देयर आर सेवरल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक. ओके, chromatographic method. Chromatographic method, there are several techniques. First is what, paper chromatography. पेपर क्रोमेटोग्राफी. तो यहाँ पर एक कॉलम, दूसरा है हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी. ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है. तो इस तरह से बहुत सारा प्रोसीजर जो है आपको फॉलो किया जाता है कॉलम क्रोमेटोग्राफिक में, जो कि आपके यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है. ये कॉलम यहाँ बना हुआ है ना, ओवन में डाला हुआ है कॉलम में. सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज वेरी यूजफुल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट विच आर अवेलेबल इन मिनट क्वांटिटीज एंड इम्प्यूरिटीज आर नॉट वेरी डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम द एलिमेंट टू बी प्यूरिफाइड. तो ये कॉमनली इसको यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी को. आप यहाँ पे देखिए कि फ्लो मीटर है, फर्स्ट फ्लो मीटर, देन डिटेक्टर, देन कॉलम, ओवन एंड देन फ्लो इंजेक्टर. फ्लो इंजेक्टर इसको ऐसे ढीला करेंगे नॉब को तो ये ऊपर से यहाँ आएगा. फिर पंपिंग है, यहाँ पर पंप करेंगे, और यहाँ सॉल्वेंट टैंक है, सॉल्वेंट टैंक, ठीक है. तो ये आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एलिमेंट के प्यूरिफिकेशन के लिए, है ना. जब ये आपको बहुत ही मिनट क्वांटिटीज़ में रहता है, बहुत थोड़े क्वांटिटीज़ में भी रहेगा तो भी इसको हम लोग इसको क्या करेंगे, प्योर कर सकते हैं, ठीक है जी. ये हो गया. So impurities are not very different in chemical properties from the element to be purified. So ये आपको इतना सारी बातें हैं इसमें, ठीक है. तो ये जनरली ये क्रोमेटोग्राफिक मेथड में पेपर क्रोमेटोग्राफिक मेथड है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड है, ओके. और जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसको हम लोग एलिमेंट के प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत बड़े स्तर पे, है ना, काफ़ी यूजफुल टेक्निक है ये. So uses of aluminium, now we will see. So
अभी तक हम लोग देख चुके हैं रिफाइनिंग में डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग एंड क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो जोन रिफाइनिंग में मैंने बताया कि एक रोलर के ऊपर पास कराया जाता है इम्प्योर मेटल को, है ना, प्योर मेटल क्रिस्टलाइज हो जाएगा और इम्प्योर मेटल एक जगह जमा हो जाएगा, बाद में उसको हटा लेंगे, ठीक है। उसी तरह से वेपर जोन में है जिसमें आपको निकल और आपको जिरकोनियम ना निकाला जा रहा था प्योर के फॉर्म में। तो इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते थे कंपाउंड और बाद में इसको डिकम्पोज कर लेते थे, ठीक है। इसमें ये होता था। क्रोमेटोग्राफिक मेथड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि सॉल्यूशन बनाते हैं आपको सॉल्वेंट का और या गैस का, और उसके ऊपर उसको मिक्सचर को पास करते हैं, मिक्सचर बाद में उसको अलग अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ये क्रोमेटोग्राफी मेथड है। अब यूजेज ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन। एल्युमिनियम का क्या यूज़ है, कॉपर का, जिंक का, आयरन का। तो एल्युमिनियम फॉइल जो है फूड मटेरियल के रूप में, फूड मटेरियल पे रैपर के रूप में यूज़ होता है। सपोज यू वांट टू परचेज ओके ऑमलेट, मान लो तुम ऑमलेट मंगाई है, तो you will, shopkeeper will give you omelette in a folded, in aluminum foil. Or suppose you want to order, okay, paneer kadai from the restaurant. The restaurant will pack this paneer kadai in a aluminum foil, in the plate of aluminum foil. Okay, so these are the wrappers for food material that is made of aluminum foil, so that it will not become washed. So and fine dust of the metal is used in paint and liquors. जो डस्ट मेटल का डस्ट पार्टिकल है वो आपको पेंट वगैरह में यूज़ किया जाता है। और एल्युमिनियम बीइंग हाईली रिएक्टिव, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम। सो एल्युमिनियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है ना, एल्युमिनियम बीइंग हाईली रिएक्टिव, एल्युमिनियम जो है हाईली रिएक्टिव है, और ये क्रोमियम और मैग्नीज है ना, क्रोमियम और मैग्नीज उनके ऑक्साइड से अलग करने में हेल्प करता है। कौन? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हेल्प करता है, ओके। इसमें एल्युमिनियम हेल्प करता है क्रोमियम और मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज उनके ऑक्साइड से है ना, क्रोमियम और मैग्नीज के ऑक्साइड से उनको क्रोमियम और मैग्नीज को अलग करने में एल्युमिनियम क्या करता है, बहुत बड़ा हेल्प करता है। तो एल्युमिनियम हेल्प्स टू सेपरेट क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड फ्रॉम देयर ऑक्साइड, ओके। सो वायर्स ऑफ एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So these wires are made of aluminum. Alloy of aluminum being light and very useful. So you are seeing the wire, electric wire, okay, on the pole. These wires are made of aluminum because they are light and they are very cheap, right? We can use aluminum instead of silver, okay. So copper is used for making wires, and then some vessels, cooking vessels are also made of copper, okay. Like lota, glass, thali, these are made of glass, copper. So copper is used for generally making wires. So you are having solenoid or toroid that is made of copper inside fan or any electrical device you are seeing. The copper is widely used for electrical conductivity. So in electrical industry and the water steam pipes you are seeing copper is being used, very widely. It is also used in several alloys that is rather tougher than the metal itself, okay. ये बहुत यूज होता है, जैसे brass, making brass, some people are having bracelet, they are wearing bracelet in their wrist. So these are mix up of various metals, these are mixture of various metals. So we say that this one is brass is mixed with zinc, bronze, in bronze it is mixed, there is a mix up of tin and coinage. You are seeing that the coins are also there, okay, nickel coins. You will see that the golden color is inside and the silver color is outside. Some of the coins is having, right?
you will see that the golden will be inside, no, golden color, and the silver color will be outside, or sometimes silver color will be inside and the golden color will be outside. So it is not golden, it is what? It is zinc. It could be nickel. Okay, and zinc is used as galvanizing iron. So whatever we are having iron articles like a spoon, like plates, so these will be, okay, this will be electrolytes. Okay, this will go through electrolysis process, okay, to make it free from corrosion, So zinc is used for galvanizing iron. It is also used in large quantities in batteries. Zinc is used in large quantity in battery. What is happening in the dry cell? The dry cell is having a cylindrical vessels, and this cylindrical vessels is made of zinc. No, made of zinc. That is acting as a negative. That is, cathode. And between this cylindrical vessel there is a graphite rod, and this graphite rod is acting as an anode, and between this there is a electrolyte, that is ammonium chloride or zinc chloride. And okay, you are having manganese dioxide and charcoal also there as a reducing agent. You can say that there is also these things are there, charcoal plus manganese dioxide, okay, as a electrolyte there. So this is the structure of battery. So in battery, zinc is widely used. Okay, many alloys like brass is made of copper and zinc. Germanium silver is made of copper and zinc. So zinc having this one composition 25 to 30% of zinc, and copper is 25 to 30%, and zinc. Nickel is having oxygen, so 40 to 50% nickel is there in German silver. So zinc dust is used as reducing agent in the manufacture of dye stuff like paints. Okay, in the paints zinc is also used. Got it? So zinc is used in galvanizing iron. Okay, galvanizing iron, और ये सब जो है इसमें जिंक हो सकता है, right? These are zinc. Galvanized sheets. These are called galvanized sheets in batteries or in various compounds. Cast iron. It is very important form of iron. Cast iron. These are the cast iron. You are seeing this one. These are the cast iron. It is used for casting stoves, railway sleepers, and gutter pipes, twice etc. So these irons are used in gutter pipe. You are seeing the pipe is made of iron, right? You are seeing sleeper bogies. Okay, sleeper seats are there. Those are made of iron. So railway sleepers, you are seeing stoves, casting stoves, these all are made of iron. So manufacturing of rough iron and steel. So आपको route iron is used in making anchors, wires, bolts, chain and agriculture implements. So this is called route iron, and it is very strong, right? So steel finds a number of uses. Alloy steel is obtained when the other metals are added to it. Got it? Steel is mixed up. It is not, this is alloy. It is alloy. It is not single metal. It could have a carbon with a iron, right? So this thing. So nickel steel is used for making cables, automobiles, aeroplane part. Aeroplane material, automobiles, okay, cables, these all are having nickel. Pendulum, measuring tapes, chrome, and chrome steel is used for cutting tools, crushing machines. That is chrome steel. It is very hard, okay. Cutting, it is used for cutting tools and crushing machines. Stainless steel is used for cycle. In cycle we are having stainless steel, okay. It is looking very shiny, stainless steel. Automobiles, utensils and paints are also there. These all are used, these all are there. That is made of nickel, or that could be made of steel. Okay, so you are seeing various metals are there in your automobile. Automobile means vehicle, car, okay, train. These all things are there. Utensils means what? Vessels we are using in our cooking. And paints, in paint you are seeing that
some metals are also there, right? Clear? Tip also there. Tip or ball pen is having a one, metal ball, a spherical metal ball at the, pointed side. It will roll and ink will come out from one side, and you can able to write on the paper. Got it? So this is over of your this chapter, uses of aluminum, copper, zinc and iron. We have seen refining, distillation, liquefaction, electrolysis, zone refining, vapor phase refining, chromatographic method. Clear? And then we have gone through uses of aluminum, copper, zinc, iron. Clear?